नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन मग पर। हम लेकर आ गए हैं जनरल साइंस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 2 फ्रेंड्स, जो कि आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, सीटेट, सुपर टेट, केबीएस, यूपी टेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लें। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ने से पहले यदि आपने ये मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एजुकेशन मग को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए पीत बिंदु, ऑप्शन बी अंध बिंदु, ऑप्शन सी निकट बिंदु, ऑप्शन डी दूर बिंदु। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, अंध बिंदु। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मानव नेत्र में होता है, जो ह्यूमन आई होती है उसमें कौन सा लेंस होता है। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी उत्तल लेंस और बी है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी है अवतल दर्पण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ह्यूमन आई होती है उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी काला, डी पीला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल। ये फ्रेंड्स ज़्यादा सिंपल हो गया है कुछ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मिनट का। सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के लगभग बीच का अंतर जो होता है वो 1 मिनट का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। ऑप्शन ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, बी कृत्रिम स्पेक्ट्रम, सी कृत्रिम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, या डी सभी कथन सत्य हैं। तो इंद्रधनुष बनना चूँकि फ्रेंड्स ये नेचुरल घटना होती है, इसलिए इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, नेचुरल स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 6 है, अत्यधिक ऊंचाई में आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है नीला। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, काला। क्योंकि जब हम आकाश में वायुयान से सफ़र करते हैं तो ऊंचाई से ये काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे वातावरण नहीं होता है। इसी प्रकार जब चंद्रमा से हम पृथ्वी की तरफ देखते हैं तो जो वायुमंडल होता है वो काला दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला नहीं दिखाई देता है। जैसे कि हम पृथ्वी से जब आकाश देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, उसका रीज़न ये होता है कि वायुमंडल होता है पृथ्वी पर, और जिसके कारण प्रकाश के किरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है पृथ्वी की सतह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी आइरिस, ऑप्शन डी पुतली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, रेटिना। रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन ए दिया है न्यूटन, ऑप्शन बी है टेस्ला, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है मीटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, जबकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। करंट का मात्रक एम्पियर होता है, जबकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 9,
डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनमो एक युक्ति है, इससे किस प्रकार की धारा, धारा का मतलब यहाँ पे करंट, किस प्रकार की प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा, जिसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रत्यावर्ती धारा, जिसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, जिसे एसी कहते हैं। सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, डिस्ट धारा, जिसे कि हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, डीसी। डायनमो जो होता है वो उसके द्वारा डीसी प्राप्त की जाती है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। ऑप्शन ए स्थायी चुंबक, ऑप्शन बी नाल चुंबक, ऑप्शन सी विद्युत चुंबक, ऑप्शन डी सामान्य छड़ चुंबक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, व्यावसायिक मोटरों में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, मानव के दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए हाथ और पैर, ऑप्शन नंबर बी मांसपेशियां तथा हृदय, ऑप्शन नंबर सी हृदय तथा मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी है नेत्र एवं दृंक तंत्रिका। फ्रेंड्स आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मानव के हृदय, हार्ट और ब्रेन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी नरम लोहे, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर चला जाएगा नरम लोहे के साथ, ऑप्शन नंबर बी। सामान्यतः इसी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स दिया गया है, ए मैक्सवेल, बी फ्लेमिंग, सी फैराडे, डी एम्पियर। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा सी फैराडे ने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, किसकी आवश्यकता पड़ती है हमें यदि हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करनी है तो क्रोमियम की, सिलिकॉन की, यूरेनियम की या एल्यूमिनियम की। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यूरेनियम के, जिसे रेडियो एक्टिव पदार्थ भी कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक होते हैं जिन्हें सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, एसआई और जर्मेनियम। क्रोमियम स्टील में स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए ये मिक्स किया जाता है। कोरोशन रेसिस्टिव की इसकी प्रॉपर्टी होती है। ऐसे एल्यूमिनियम एक एलॉय है, सॉरी एल्यूमिनियम एलॉय नहीं है, एक तत्व है, नॉन फेरस मेटल। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पेशीय ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है शरीर का कार्य करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, ऊर्जा के सभी रूप में अन्यथा स्रोत किसे माना जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको, ए कोयला, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी सूर्य। तो यहाँ पे अंततः ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य है। ऐसा कहा जाता है कि ये सदियों तक ऊर्जा को निरंतर देता रहेगा, तब भी इसकी ऊर्जा खत्म नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर चला जाएगा
ऑप्शन नंबर बी के साथ सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसे अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, इसे रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इससे जुड़ा एक करंट अफेयर्स का सवाल है। भारत सरकार ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है 2022 तक। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। सूर्य एक ऐसा स्रोत है जिससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, डेनमार्क को कहा जाता है। ये देश का उपनाम है, उद्योगों का देश, या जल विद्युत का देश, या पवनों का देश, या खनिज पदार्थों का देश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवनों का देश। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्टील, ऑप्शन बी दिया है सिलिकॉन, ऑप्शन सी दिया है अवरक, और ऑप्शन डी दिया है सीसा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सौर सेल बनाने के लिए जिस धातु का उपयोग किया जाता है उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन, जिसे हम अर्धचालक भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी है ताप ऊर्जा में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, विद्युत ऊर्जा में। जो सोलर सेल होता है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर ऊर्जा को। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स, नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है एलपीजी, इसका हम करते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है बायोगैस, इसका भी हम करते हैं। ऑप्शन डी दिया गया कोयला, इसका भी हम करते हैं। सीएनजी एक ऐसी गैस है जिसका हम उपयोग खाना बनाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन हैं। ऑप्शन ए दिया गया है स्टोमाटा, ऑप्शन बी दिया गया है जड़, ऑप्शन सी दिया गया है हरित लवक, ऑप्शन डी दिया गया है पत्ती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित लवक। हरित लवक ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन आपको तुरंत आ जाना चाहिए, वेरी सिंपल है। फर्स्ट पार्ट में भी मैंने बताया हुआ है, इसका कार्य का मात्रक है वाट, जूल, न्यूटन, एम्पियर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जूल। कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F इंटू डी, यानी कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन। अब बल गुणे विस्थापन, किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो उस वस्तु में विस्थापन होता है, उन दोनों के मल्टीप्लाई को ही कार्य कहते हैं, इसका मात्रक होता है जूल। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम किसी एंगल पे बल लगा रहे हैं, जैसे मान लो ये है यहाँ पे, और ये बल ऐसा ना लगा के ये ऐसे बल एंगल पे लगा रहे हैं, तो ये एंगल होता है थीटा। तो यही फार्मूला चेंज हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका, सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला तो हो जाएगा, यदि एंगल दिया है तो W बराबर F इंटू डी कॉज थीटा इंटू, ये फॉर्मूला हो जाएगा थीटा, ये एंगल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय की, द्रव्यमान की, दूरी की, डी की, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
प्रकाश वर्ष जो इकाई होती है वो होती है दूरी की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पारसेक किसकी इकाई है? फ्रेंड्स, पारसेक इकाई है ऑप्शन ए द्रव्यमान की, ऑप्शन बी चुंबकीय बल की, ऑप्शन सी समय की, ऑप्शन डी दूरी की। बताइए फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर हो जाएगा 26 का डी। पारसेक इकाई जो होती है वो होती है दूरी की। क्वेश्चन नंबर 27। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 पर चलने से पहले यदि आपने मेरा ये चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष, अधिवर्ष, चंद्रमाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष चूंकि दूरी की इकाई होती है, मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था, तो ये समय का मात्रक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दाब का मात्रक है डाइन, बी जूल, सी वाट, डी पास्कल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल। डाइन बल का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में, कार का मात्रक जूल बताया मैंने आपको, और वाट शक्ति का मात्रक होता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? वेक्टर बोले तो सदिश राशि, और स्केलर होता तो अदिश राशि। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। ऊर्जा जो कि स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी तापमान, टेम्परेचर, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ऑप्शन नंबर सी बल, ये फ्रेंड्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो बल गुणा विस्थापन, तो विस्थापन की दिशा का भी बल। द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल F बराबर होता है ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब यहाँ पे फ्रेंड्स त्वरण जो है ये सदिश राशि होती है, इसलिए ये बल भी सदिश राशि हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी चाल, चाल अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि चाल की जगह पे यदि वेग दिया होता तो वो सदिश राशि हो जाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? अब फ्रेंड्स, इसमें से आपको ये बताना है कौन सी सदिश राशि नहीं है। वेग मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि सदिश राशि है, तो ये सही नहीं होगा। संवेग, ये भी संवेग का भी फॉर्मूला होता है P बराबर m इंटू बी, द्रव्यमान गुणा वेग, वेग यहाँ पे सदिश राशि है तो संवेग भी सदिश हो जाएगा। द्रव्यमान m, m फ्रेंड्स जो है ये सदिश राशि नहीं है, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कोणीय वेग, ये भी सदिश राशि है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, अदिश राशि है। अब फ्रेंड्स इसमें से ये बताना अदिश राशि कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? बल, आघूर्ण, ऊर्जा, संवेग, या ये सभी? संवेग फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था ये सदिश राशि है, और बल आघूर्ण, बल आघूर्ण ये भी बल गुणा, जहाँ पे हम बल लगाते हैं, जैसे सपोज करो जब हम गेट वगैरह खोलते हैं, टॉर्क, टॉर्क बोलते हैं, तो बल गुणा जहाँ पे हम बल लगा रहे हैं वहाँ से लेकर और इसका जहाँ से ऑरिजिन पॉइंट है वहाँ तक की दूरी को के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। तो ये भी फ्रेंड्स हमारा सदिश राशि ही हो जाता है। तो 31 का बी आंसर सही होगा, ऑप्शन बी ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? क्वेश्चन नंबर 32। ऑप्शन ए है दाब, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है संवेग, ऑप्शन डी है कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सही हो जाएगा संवेग, क्योंकि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था संवेग सदिश राशि होती है द्रव्यमान गुणा वेग।
चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी कोणीय वेग, ऑप्शन नंबर डी त्वरण। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीका है निकालने का। पदार्थ का संवेग हमने फॉर्मूला बताया आपका, द्रव्यमान गुणे वेग। अब अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटे, वेग, वेग से भाग देना है, कौन सी राशि प्राप्त होगी तो बी से बी कट जाएगा बराबर एम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, रॉकेट किस के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बर्नौलीज थ्योरम, संवेग संरक्षण, मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो रॉकेट जो होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर है गैलीलियो, बी न्यूटन, सी कोपरनिकस, डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को याद कर लेना। बहुत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। जितने भी क्वेश्चन हमने लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 36, पास्कल इकाई है? ऑप्शन ए दाब, वर्षा, आर्द्रता, तापमान की। ये फ्रेंड्स मैंने पहले भी करवाया आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? फ्रेंड्स यहाँ पे क्यूसेक मेजरमेंट यूनिट है, क्या मापा जाता है। ये चूँकि एक हाइड्रोलिक सब्जेक्ट होता है उसमें दिया रहता है इसके बारे में। चलिए हाइड्रोलिक्स या फिजिक्स भी बोल सकते हैं उसको। तो इसका ऑप्शन नंबर दिया जल की बहाव, जल की गहराई, या जल की मात्रा, या जल की शुद्धता। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जल के बहाव की दर नापने के लिए क्यूसेक का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स जो बांध वगैरह होते हैं उनसे जो जल का बहाव होता है वो इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? गीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी रबड़, ऑप्शन नंबर डी स्टील। फ्रेंड्स प्रत्यास्थता वह गुण होता है जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है, और जब बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। इसी गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं या प्रत्यास्थ होना कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इलास्टिक भी बोलते हैं या इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है स्टील की। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे रबड़, बट ये एक्चुअल में रबड़ नहीं होती है, स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ होती है। फिजिक्स में अगर आप देखेंगे 10+2 की बुक है, वहाँ पे एक डेरिवेटिव भी है जहाँ पे हैंस प्रूफ करवाया गया है कि स्टील ही सबसे अधिक प्रत्यास्थ होती है। रबर और स्टील का वहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? ये मुझे नहीं लगता किसी का गलत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी आवेगी बल, इम्पल्सिव फोर्स, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर डी संवेग यानी कि मोमेंटम। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर सभी वस्तुओं को खींचती है। आपने देखा होगा कोई भी वस्तु जैसे ज़मीन पर जब हम हाथ से छोड़ते हैं तो सीधी ज़मीन की ओर जाती है, ऊपर आसमान में क्यों नहीं चली जाती? तो ज़मीन पर जाने का कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसकी खोज न्यूटन ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/5। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1/6।
फ्रेंड्स अगर किसी व्यक्ति का भार भार बराबर होता है W बराबर mg, यानी कि द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 kg है तो इस व्यक्ति का भार चंद्रमा पर कितना होगा। चंद्रमा पर चूंकि देखेंगे फ्रेंड्स तो गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है, तो 6 का भाग लग जाएगा यहाँ पे बराबर 10। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 10। लेकिन कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 50 kg है तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। तो फ्रेंड्स द्रव्यमान उसका चंद्रमा पर 50 kg ही होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण 1/6 है, ना कि द्रव्यमान। जब गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है तो वहाँ पर W बराबर लगता है mg, इसे कहते हैं भार, इसलिए वहाँ पे 1/6 हो जाता है, बट द्रव्यमान सेम रहता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण का नियम, बी समकोण त्रिभुज का नियम, ऑप्शन सी पिलवन का नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक हुए फ्रेंड्स जिन्होंने पिलवन का नियम दिया था। इनका एक सिद्धांत बहुत ही फेमस है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। उसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि अगर किसी वस्तु को किसी द्रव्य में, द्रव मतलब कुछ लिक्विड भरा हुआ है, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का भार उस पर ऊपर की ओर लगने वाले बल के बराबर होता है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। श्यानता की इकाई होती है श्यानता, जिसके विस्कोसिटी भी कहते हैं। पॉइज, बी पॉइजली, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, पॉइज, पास्कल दाब की होती है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। दूध से क्रीम निकालने में दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो फ्रेंड्स दूध से क्रीम निकालने के लिए यहाँ पे आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, अपिकेंद्रीय बल, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं इंग्लिश में, और अभिकेंद्रीय बल को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जबकि घर्षण बल को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा काइनेमेटिक एनर्जी, सी संचित ऊर्जा, डी मैकेनिकल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा। तो चाबी भरी घड़ी में फ्रेंड्स होती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पहले फ्रेंड्स चाबियां वाली घड़ी आती थी, उनमें पहले चाबी भरी जाती थी जिससे कि फिर हमारी घड़ी चलती थी, तो स्थितिज ऊर्जा थी। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, कौन सी क्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सी आयनन, ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय संलयन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। संलयन को बोलते हैं फ्यूजन, विखंडन को बोलते हैं फिजन। ये मोस्टली एक कन्फ्यूजन रहता है कि फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फिजन को क्या बोलते हैं। तो इसकी इंग्लिश फ्यूजन को संलयन बोलते हैं और फिजन को विखंडन बोलते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा जो होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा बनती है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन के अणु मिलके हीलियम बनाते हैं और यहाँ पे हीलियम बनाते हैं और यहाँ पे बहुत सारी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जिसके कारण सूर्य लगातार ऊर्जा उत्पन्न करता रहता है। यहाँ पे 1H1 1H1। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है दाब, ऑप्शन बी दिया है घनत्व, ऑप्शन सी दिया है ताप, ऑप्शन डी दिया है वेग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस
क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा घनत्व। डेंसिटी के कारण बादल जो होते हैं वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे वायुमंडल होगा, थोड़ी टाइपिंग मिरर है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन नंबर ए आयतन, ऑप्शन नंबर बी डेंसिटी, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी भार। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घनत्व। मात्रा बदलने पर घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु की मात्रा को द्रव्यमान भी कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, या ये सभी? फ्रेंड्स जो जल में तैरना आसान होता है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार संभव होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय नियम, जिसे कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। किसी वस्तु पर जितना बल हम लगाते हैं वह वस्तु उतना ही बल विपरीत दिशा में हमारे ऊपर लगाती है। ये होता है इसका फोर्स, वो न्यूटन की गति का तीसरा नियम। बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी आयतन, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी बल। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ये भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है। तो यहाँ पे बचा आपका ऑप्शन नंबर बी आयतन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम फ्रेंड क्या मापता है? ऑप्शन ए है तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी है आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर सी है आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी है समय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तरंगदैर्घ्य जो होती है वो एंगस्ट्रॉम जो होता है वो तरंगदैर्घ्य मापने के लिए काम आता है। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें एंड शेयर करें, तथा फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगामी नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।